ओके जैसा कि हम कर रहे हैं अपना दैट इज़ प्रीलिम्स प्लस मेंस की क्या कर रहे हैं वी आर प्रीलिम्स प्लस मेंस का क्या कर रहे हैं अपना ब्लू बुक कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें आज हम एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट करेंगे, स्टेट एंड सेंटर दोनों का एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको पता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। प्रेसिडेंट आता है, पीएम आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है, अटर्नी जनरल भी एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। सेम वहाँ पे जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में, वो एडवोकेट का मतलब एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। वहाँ पे गवर्नर, स्टेट में गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। ध्यान रखने वाली बात है, कैग हमारा एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, कभी कन्फ्यूजन भी हो जाती है। अब प्रेसिडेंट की सबसे पहले बात करते हैं। आपको पता है प्रेसिडेंट क्या है, हमारा हेड है इंडियन स्टेट का। अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का, सो यू नीड टू बी सिटीजन, यू हैव टू बी ऑफ 35 ईयर्स और मोर, एलिजिबल टू बी बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ध्यान रखने वाली बात है, एलिजिबल होने चाहिए आप मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए, होने नहीं चाहिए। इलेक्शन की बात करो तो उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलॉट पेपर के थ्रू उनका रिप्रेजेंटेशन होता है बाय इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसमें वोट कौन कौन देता है? इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, मतलब पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं उनके क्या है, दैट इज़ इलेक्टेड मेंबर्स, एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी मतलब जैसे यूटीज़ हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स। तो ऑल द इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड ऑल द इलेक्टेड एमपीज गिव वोट इन द प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब वोट ऑफ एमएलए क्या होता है? देखिए, वोट ऑफ एमएलए को हम निकालते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स डिवाइडेड बाय 1000। दैट इज़ वाई ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। क्यों? क्योंकि स्टेट की पॉपुलेशन अलग है। एंड देन सारी एमएलएज की वोट को हम क्या करते हैं, सम अप करेंगे, टोटल वैल्यू निकालते हैं वोट्स ऑफ एमएलए का, एंड उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा से। इस तरीके से वोट ऑफ एमपी निकालते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए इनका कि एमएलए का वोट किसके आधारित पे है, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट के आधारित पे है, और कितनी सीट है उस पर्टिकुलर स्टेट से मल्टीप्लाई बाय 1000। और एमपी का इनकी ही वैल्यूज़ को टोटल कर देना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे हम टोटल इलेक्टेड मेंबर ले रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है प्रेसिडेंट के, तो यू नीड अ 50 इलेक्टोर्स एंड 50 प्रपोजर्स आपके लिए चाहिए, ठीक है। इलेक्शंस कैन नॉट बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड। ध्यान रखने वाली बात है कि आप इलेक्शन को इस ग्राउंड पे पोस्टपोन नहीं करोगे दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। मान लीजिए 10 स्टेट है और 10 में से 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी जो असेंबलीज़ हैं वो डिसॉल्व है, वहाँ पे कोई एमएलए ही नहीं है, तो वो वोट नहीं कर पाएगा। तो इस बेसिस पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता है। हाईएस्ट वोल ऑफ वैल्यू ऑफ वोट किसकी होगी? ऑफ कोर्स यूपी, बिकॉज पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। एंड लोएस्ट किसकी है? सिक्किम की है, देन अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम की है, ठीक है। ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट में बिकॉज पॉपुलेशन कम है। ओथ की अगर मैं बात करूँ तो ओथ ही किसके सामने लेते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर किसी भी सीनियर मोस्ट जज के सामने ये ओथ लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात है किसके सामने ओथ ले रहे हैं। फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे ऑफिस को, इनकी मेन ओथ होती है। प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड अपने आप को सर्विस में एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल में लगा देंगे। कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है इनकी? कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि किसी और ऐसे ऑफिस में ना बैठे हो जहाँ से उनको कोई फ़ायदा मिल रहा हो। नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। इंटाइटल टू राष्ट्रपति भवन, इनको राष्ट्रपति भवन मिलता है रहने के लिए। इम्योलिमेंट्स को कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये तो हम पढ़ के गए हैं कि इनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी होती है ड्यूरिंग टेन्योर ओनली, मतलब जब तक ये एज अ प्रेसिडेंट है तो इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती है। 2 मंथ का नोटिस देना पड़ता है सिविल प्रोसीडिंग्स करने के लिए भी। ये एलिजिबल है री अपॉइंटमेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार या प्रेसिडेंट बन सकते हो। कब तक बन सकते हो? जब तक लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस में जो प्रेसिडेंट है वो मैक्सिमम लेकिन 2 ही टर्म के लिए बन सकता है। कंपैरिजन भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। जो इम्यूलमेंट्स एंड अलाउंसेज हैं, नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब आप इम्यूलमेंट या अलाउंसेस को आप इनके टर्म, जब इनका टर्म चल रहा है, व्हेन ही और शी हैज़ इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, कम नहीं कर सकते हो, डिमिनिश नहीं कर सकते हो। कितने साल के लिए होते हैं? तो आपको पता है 5 साल। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन की बात करते हैं, ये रिज़ाइन करते हैं टू द वाइस प्रेसिडेंट। किसको रिज़ाइन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करते हैं। इम्पीचमेंट,
फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनको हटा कैसे कब सकते हो, आप हटा सकते हो अगर ये वायलेशन करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस, किसी भी एक हाउस में प्रोसेस शुरू होता है, उसके लिए उस हाउस के 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ता है, मतलब 1/4 मेंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद 14 दिन का नोटिस भी देना पड़ता है हमारे प्रेसिडेंट को कि हम आपके खिलाफ रिजोल्यूशन लाने वाले, इम्पीचमेंट वाला। रेजोल्यूशन पास बाय, उसके बाद ऑफकोर्स डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है। इस वोटिंग को पास करते हैं 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ध्यान रखिए जो यहाँ पे मेजोरिटी वो काफ़ी स्पेशल है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है। 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग नहीं है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ है। वोटिंग बाय ओनली मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। अब हटाने में कौन वोट करता है, तो जो भी हमारे एमपीज़ होते हैं, ऑल एमपीज़, यहाँ पे स्टेट का कोई भी रोल नहीं होता है। रिमूवल एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, क्योंकि इस टाइम पे इंक्वायरी भी होता है, कोर्ट इंक्वायरी बिठाता है कि क्या उन्होंने सच में वायलेशन करा है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं। इन केस ऑफ रिमूवल, एक्ट डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ हिज और हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन रिमेन वैलिड। अब बिकॉज जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कुछ एक्ट किया होगा, कुछ एक्ट पे साइन करके उनको बिल को एक्ट बनाया है, लॉ बनाया है, तो क्या वो सारे लॉ भी ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो सारे लॉ एज इट इज़ रहेंगे। ये प्रोविज़न इसलिए ही लाया गया है सो दैट कोई इस तरीके का डिस्प्यूट ना हो। बात करते हैं वैकेंसी की। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन, वाइस प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट एससी जज विल टेक चार्ज। जब रेजिग्नेशन हो जाए या रिमूवल हो जाए या डेथ हो जाए या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर अगर वो भी नहीं है तो उनके एब्सेंस में कोई भी सीनियर मोस्ट जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो चार्ज लेता है। लेकिन अगर एक्सपायरी ऑफ टर्म होती है तो प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू टिल द न्यू प्रेसिडेंट अज्यूम्स ऑफिस। ध्यान रखिए, अगर वो रिज़ाइन कर रहे हैं, रिमूवल हो रही है, डेथ हो रही है, डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, इम्पीचमेंट हो रही है, इन सारे केसेस में वीपी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, वो भी 6 मंथ तक कर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर टर्म एक्सपायर हुई है, पर्सन ने ना रिज़ाइन करा है, ना उनको रिमूव किया गया है, ना उनकी डेथ हुई है, ना वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो प्रेसिडेंट तब तक कंटिन्यू रहते हैं जब तक न्यू प्रेसिडेंट जो है ऑफिस में नहीं आ जाते, इलेक्ट होकर। पावर्स की बात कर लेते हैं, पावर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी, आए दिन इस पर क्वेश्चन भी आता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारी यूनियन ऑफ इंडिया की, वो किस में वेस्टेड है? हमारे प्रेसिडेंट में वेस्टेड है। He makes rules for transactions of business of union government, appoints PM, COM, CAG, governors, attorney general, etc. declares scheduled areas. वो rules of transactions बनाते हैं, जिस तरीके से काम होगा इस तरीके के रूल्स बनाना। साथ में अपॉइंट करते हैं बहुत सारे लोगों को, जैसे PM है, COM है, CAG है, गवर्नर है, अटर्नी जनरल एक्सेट्रा है। साथ में शेड्यूल्ड जो एरियाज़ हैं, 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ जो होते हैं, उनको डिक्लेयर करने का काम भी हमारे प्रेसिडेंट का होता है। तो ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। अब लेजिस्लेटिव में क्या है? लॉ मेकिंग से रिगार्डिंग क्या पावर है? तो बेसिकली ये सम्मन करते हैं, प्रोरोगेट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं असेंबलीज़ को। लोकसभा को मतलब वो करते हैं, दैट इज़ डिसॉल्व भी करते हैं। अपॉइंट स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर व्हेन ऑफिस वैकेंट। जब स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर दोनों का ही ऑफिस वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उस टाइम पे कौन स्पीकर रहेगा, तो ये भी ये डिसाइड करते हैं। नॉमिनेट भी करते हैं 12 मेंबर्स, आपको पता है, राज्यसभा में। इशू भी करते हैं ऑर्डिनेंसेस जब हमारी सेशन में ना हो कोई भी एक हाउस। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स को भी डिसाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, है ना, जो RPA के अंडर है। तो ये इनका लॉ से रिगार्डिंग, लॉ मेकिंग वाले लोगों से इनके पावर है। पैसों से रिगार्डिंग बात करें तो मनी बिल प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, मनी बिल में इनकी प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। यूनियन बजट आफ्टर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। यूनियन बजट भी कब आता है? जब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको प्रेजेंट करती है। कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन को भी हर 5 साल में। जुडिशियल क्या है? आपको पता है, अपॉइंट करते हैं CJI, जो भी जजेस हैं SC के HC का, वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। एंड एडवाइस भी ले सकता है ये सुप्रीम कोर्ट से, साथ में पार्डन्स भी दे सकता है। अब इसको हम पार्डनिंग पावर कहते हैं, आर्टिकल 72। जिसके आर्टिकल्स मेंशन है उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। ये जो पावर है ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है एंड प्रेसिडेंट है, एंड प्रेसिडेंट डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। अब ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, कि ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपने कोई सुनवाई करी तो फिर आप उससे संतुष्ट नहीं हुए तो दैन यू विल गो टू द प्रेसिडेंट। नो, दिस इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ अपील।
दिस इज़ अवेलेबल इन केस ऑफ पनिशमेंट अगेंस्ट द यूनियन लॉ। ये अवेलेबल है इन केस ऑफ पनिशमेंट, मतलब एक तरीके से पनिशमेंट के रूप में आपके लिए अवेलेबल होता है अगेंस्ट द यूनियन लॉ। पनिशमेंट बाय कोर्ट मार्शल, डेथ सेंटेंस, एनी लॉ। मतलब आपको कहीं भी पनिशमेंट मिली है या यूनियन लॉ से की वजह से के खिलाफ में, या कोर्ट मार्शल से आपको पनिशमेंट मिली है, या फिर कोई भी आपको डेथ सेंटेंस मिला है, किसी भी लॉ से आपको सज़ा मिल गई है, तो आप जा सकते हो हमारे प्रेसिडेंट के पास, दरख्वास्त लगा सकते हो कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती नहीं थी। अब पार्डन, बहुत सारी पावर्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटली बोल देना कि ये तो निर्दोष है। कम्यूटेशन, सब्सटीट्यूशन टू लाइटर पनिशमेंट। कम्यूटेशन का मतलब होता है, शन से याद रखेंगे, कम्यूटेशन मतलब सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट कर देना, इसके अलावा कोई और हल्की पनिशमेंट दे देना। रेमिशन मीन्स रिड्यूसिंग द पीरियड, रेमिशन मीन्स रिड्यूसिंग द पीरियड, रेमिशन रिड्यूसिंग, तो स और श इस तरीके से, रिड्यूसिंग, रेमिशन। रिस्पाइट लेसर सेंटेंस, रिस्पाइट का मतलब है सेंटेंस को थोड़ा सा हल्का दे देना, एंड रिप्राइव का मतलब है उस पर स्टे लगा देना, रिप्राइव का मतलब उस पर स्टे लगा देना। इन दो चीज़ों के जो मतलब है इनको थोड़ा सा देख लेना। कम्यूटेशन, सब्सटीट्यूशन, रेमिशन, शन और रिड्यूसिंग, रिस्पाइट लेसर एंड रिप्राइव का मतलब है स्टे, रिप्राइव का मतलब है स्टे। ठीक है। अब वीटो पावर भी इनके पास होती है। देखिए प्रेसिडेंट के पास 3 तरीके की वीटो पावर है। नो क्वालिफाइड वीटो ओवररिडन बाय लेजिस्लेचर विद हाई मेजोरिटी, लेकिन क्वालिफाइड वीटो नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। क्वालिफाइड का मतलब है कि बिल्कुल इनकी ही चलेगी, इसको ओवरराइड किया जा सकता है आराम से बाय लेजिस्लेचर विद हायर मेजोरिटी। अगर लेजिस्लेचर के पास हायर मेजोरिटी तो इस पावर को ओवरराइड किया जा सकता है, मतलब ये है इसका मतलब। क्वालिफाइड वीटो का मतलब ये है कि क्वालिफाइड वीटो ना होने का मतलब है कि इसको ओवरराइड किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर क्या है, एब्सोल्यूट वीटो, मतलब कंप्लीटली मना कर देना, विदहोल्ड कर लेना अपने असेंट को टू द बिल, मतलब बोल देना नहीं मैं साइन नहीं करूँगा, ये बिल ही गलत है, इससे जो बिल है वो एंड हो जाता है। एंड जनरली ये प्राइवेट मेंबर के बिल के केसेस में यूज़ होता है, जब हमारी कैबिनेट रिज़ाइन कर देती है। फिर सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, दैट मीन्स मुझे सस्पेंस है, मुझे कुछ शक है कि इसमें कुछ बेटर हो सकता है, सो रिटर्न कर देते हैं इसमें बिल को फॉर रिकन्सिडरेशन, कि तुम दोबारा से समझो। एंड ये अवेलेबल नहीं होता है मनी बिल के लिए। मैंने देखा था मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों के लिए अवेलेबल नहीं होती है चीज़। पॉकेट वीटो होता है जहाँ पे आप बिल को पेंडिंग रखते हो इनडेफिनाइट टाइम के लिए, कोई टाइम नहीं है अभी, आपके पास बिल आया, आपने उसको अपनी ड्रॉर खींची, वहाँ पे बैठे हुए थे, उसमें रख के और उसको बंद कर दिया। कोई टाइमलाइन प्रिस्क्राइब नहीं है प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिगार्डिंग। नॉट अवेलेबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वाइडर देन अमेरिका, लेकिन ये आप ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए ऐसा कर सकते हो, ना ही मनी बिल के लिए ऐसा कर सकते हो। ठीक है, उन दोनों के लिए मैंडेटरी होता है दैट यू नीड टू, मतलब उनको साइन करना पड़ता है। तो ये 3 तरीके उनके पास है, तो विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, या फिर अपने पास ही पेंडिंग रख सकते हैं, फिर ऑफकोर्स हाँ भी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 1, 2, 3 अपने आप में एक स्पेशल ये आर्टिकल है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंसेस कब बनाए जाते हैं, देखिए ये प्रोमुलगेट होते हैं जब बोथ या आइदर ऑफ द हाउस हमारी सेशन में नहीं होता है। ओनली व्हेन सेटिस्फाइड टू टेक एक्शन, या फिर और वो साथ में उनको सेटिस्फाइड भी होना चाहिए, और अब इनकी जो सेटिस्फैक्शन होती है ऑफकोर्स इस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आफ्टर रिसेंबलिंग बोथ हाउसेज मस्ट अप्रूव टू बिकम एक्ट, लेकिन जो ये ऑर्डिनेंस बनाते हैं इसको हमारे दोनों हाउसेज से अप्रूव कराना ही कराना पड़ता है, तभी वो एक्ट बनता है, वो भी 6 महीने के अंदर। जैसे हमारा 6 महीने 6 वीक्स के अंदर, 6 वीक्स, जैसे कि आपके अभी तक तो सेशन में नहीं था, अब सेशन में दोनों हाउसेज हैं, तो इसके 6 वीक्स के अंदर अंदर आपको क्या कराना पड़ेगा, दैट इज़ उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली ऑन एडवाइस ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि खुद की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करते हैं। ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डिनेंस को आप इशू नहीं कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, इस चीज़ का बेहतरीन ध्यान रखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, मतलब जो भी सिंपल मेजोरिटी वाले काम है ना उसमें ऑर्डिनेंस लग सकता है, लेकिन जिसमें भी ऐसा स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है ऑफकोर्स वहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज को एक्सटेंसिव विद पार्लियामेंट बट नॉट पैरेलल। को एक्सटेंसिव का मतलब है कि ये इस वजह से दी गई है कि पार्लियामेंट अगर सेशन में ना रहे, ज़रूरत पड़े, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो, तो वहाँ पे कोई लॉ हो। ठीक है, ये समझ में आया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर।
इट्स लाइक प्रेसिडेंट इज मेकिंग अ लॉ, सिंपल इज दैट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है क्या? होती है, लेकिन वो सिचुएशन है, मतलब सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो अपनी मन मर्जी सेट कर सकते हैं। जैसे कि पीएम को अपॉइंट करना हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना हो, जब मेजोरिटी नहीं रहती है। मेजोरिटी जब रहती है तब तो उनको पता है किसको करना है, तब उनकी डिस्क्रिशन नहीं है। लेकिन जब मेजोरिटी नहीं है तो उनकी डिस्क्रिशन होती है। या फिर जब पीएम हमारा ऑफिस में ही मर जाए और कोई सक्सेसर नहीं रहता है, ये डिसमिस भी कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्रूव हो चुका है तो देन ही कैन डिसमिस द सीओ। डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही मेजोरिटी को खो देता है। ठीक है, तो ये उनकी सिचुएशन पे आधारित वाली पावर्स इनके पास है, वैसी पावर नहीं है। नाउ लेट्स कमिंग टू द गवर्नर। गवर्नर आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे स्टेट का, मतलब नॉमिनल हेड है, और ये हमारी सेंटर का एजेंट है। ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है अंडर द, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट। बात करें क्वालिफिकेशन की तो इंडियन सिटीजन हो चाहिए, सेव है, मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स, ना ही कोई एमपी हो, ना ही कोई स्टेट लेजिस्लेशन में एमएलए हो, और कोई ऑफिस और प्रॉफिट भी होल्ड ना करे। अपॉइंटमेंट इसकी प्रेसिडेंट करते हैं और उनके ही बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब है जब तक वो चाहेंगे, जब चाहेंगे वो तब तक गवर्नर रहेंगे, उसके बाद अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। एक और चीज़ है कि सेम पर्सन कैन बी अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। अच्छा, ये ऊत किसके सामने लेते हैं, इसमें नहीं दे रखा बट आई विल से, ये सीजे ऑफ एचसी के सामने ये हमने ऊत लेते हैं। अच्छा, दे रखा है यहाँ पे, सॉरी ऊत लेते हैं। इनका भी सेम है, एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोटेक्ट प्रिजर्व करेंगे और डिवोट करेंगे अपने आप को ड्यूटी में। कंडीशंस क्या है, सेम, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मत हो, किसी भी मेंबर ऑफ एनी हाउस नहीं होने चाहिए, बाकी इनको भी राजभवन मिलता है, एंड इनकी एमेंडमेंट्स को भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ध्यान रखने वाली बात है, इनकी एमेंडमेंट्स को पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि स्टेट लेजिस्लेचर करती है। इनको भी सेम इम्यूनिटी मिलती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, इनके खिलाफ भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती जब तक भी कि ये ऑफिस में है। 2 महीने का नोटिस भी दिया जाता है बिफोर सिविल प्रोसीडिंग। जो इमोल्यूमेंट्स हैं, जो अलाइंसेस हैं, शेल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जो इमोल्यूमेंट्स है या अलाउंसेस हैं, उनको डिमिनिश नहीं किया जा सकता उनकी टर्म ऑफ ऑफिस में। टर्म इनका भी 5 साल रहता है, बट ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे रहते हैं, मतलब फिक्स नहीं है। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन की बात करूँ तो ये रिज़ाइन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को लिखते हैं, और रिमूव भी इनको प्रेसिडेंट कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम पे। कोई खास इनका ग्राउंड स्पेसिफाइड नहीं है और ना ही कोई खास प्रोसीजर है, जस्ट जब भी चाहे हमारे प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं। इन केस ऑफ कंटिजेंसी द प्रेसिडेंट विल डिसाइड हु विल फंक्शन एज अ गवर्नर। अगर इस तरीके से सिचुएशन होती है, कभी वैकेंसी आ जाती है, उनकी पोजीशन वैकेंट हो जाती है किसी स्टेट में, तो कौन अब गवर्नर का फंक्शन करेगा, तो ये डिसाइड कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। अब कुछ पावर्स की बात करें तो इनके पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो स्टेट की है वो उन्हीं के नाम पे होती हैं, बिकॉज इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ये भी अपॉइंट करते हैं सीएम वगैरह को, एडवोकेट जनरल को, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, एंड साथ में ही इज़ ऑल्सो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी होते हैं। जो ड्यूटीज़ होती है हमारे गवर्नर की, वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट डू नॉट बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चंस और डिबेट इन द पार्लियामेंट। ये क्या कह रहा है कि गवर्नर क्या कर रहा है, उसकी क्या ड्यूटीज़ है, बिकॉज वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो वो एक सब्जेक्ट मैटर नहीं है क्वेश्चन का या डिबेट का पार्लियामेंट में। वो डिबेट कौन करेगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। ठीक है, गवर्नर कैसा काम कर रहा है, पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन नहीं होगा। बेसिक सी बात ये है, क्योंकि पार्लियामेंट को क्या लेना देना गवर्नर से। साथ में लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, ये भी सेम सम्मन करते हैं, प्रोरोगेट डिसॉल्व करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एसेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं किसी भी बिल को, एंड साथ में ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं, एंड कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल्स को भी रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। कौन कौन सी बिल्स है जिनको रिजर्व करना ही पड़ता है, मस्ट बी रिजर्व्ड। ऐसा कोई भी जो कि हमारी स्टेट की हाई कोर्ट की पोजीशन को इंडेंजर कर रहा हो, तो ऐसे बिल्स को रिजर्व करना ही करना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हाईलाइट दिस पॉइंट एंड कैन इवन राइट इट इन योर नोटबुक। फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं, सेम मनी बिल के लिए भी इनकी प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। ये भी फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, स्टेट का बजट भी इन्हीं के नाम पे आता है। जुडिशियल, प्रेसिडेंट कंसल्ट हिम वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट की ऑफकोर्स अपॉइंटमेंट, आपको पता है हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि प्रेसिडेंट
जो हैं वही अपॉइंट करते हैं हमारे जजेस ऑफ हमारे हाई कोर्ट को, लेकिन इनका भी कंसल्टेशन लिया जाता है। साथ में इनके पास पार्डनिंग पावर भी होती है। अब थोड़ी पार्डनिंग पावर को अगर हम पढ़ें तो ये पार्डन दे सकते हैं, कम्प्लीटली मना कर सकते हैं, मतलब कम्प्लीटली कह सकते हैं कि हाँ ये निर्दोष है, कम्यूट करते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट, सस्पेंड भी कर सकते हैं एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ। ध्यान रखने वाली बात है, जो भी स्टेट लॉ के अगेंस्ट अगर किसी को सज़ा मिली है तो उसे कोई भी पार्डन, लेकिन ये डेथ सेंटेंसेस को पार्डन नहीं कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स रेमिट, सस्पेंड, कम्यूट कर सकते हैं, बट कम्प्लीटली पार्डन नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना, वहीं पे प्रेजेंट कर सकते थे, राइट। गवर्नर कैन नॉट पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल। साथ में कोर्ट मार्शल से रिगार्डिंग अगर कोई इनके पास सेंटेंस आता है तो उस पर कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोलेंगे। समझ आई ये चीज़? ओके। तो इनके पास विटो पावर क्या होती है? विटो पावर का मतलब है कि ये बिल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो गवर्नर के पास 4 ऑल्टरनेटिव है। ही कैन गिव एक्सेंट, ही कैन विदहोल्ड, ही कैन रिटर्न, ही कैन रिजर्व द बिल, बट फॉर मनी बिल्स गवर्नर के पास 3 ही ऑल्टरनेटिव है। वो रिटर्न नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। अगर मनी बिल रिजर्व किया जा सकता है बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट कैन आइदर असेंट द बिल, विदहोल्ड द बिल, विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये भी रिटर्न नहीं कर सकते। मनी बिल को ना कोई भी रिटर्न नहीं कर सकता, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे वो बिल स्टेट का हो, चाहे वो बिल यूनियन गवर्नमेंट का हो। समझ में आई ये चीज़? 2 बार पढ़ लेना, ना आया हो तो। इनके पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। ये भी ऑर्डिनेंसेस निकाल सकते हैं जब बोथ या फिर आइदर ऑफ द हाउस हमारे सेशन में नहीं होता है, ओनली जब वो सेटिस्फाइड हो, और इस सेटिस्फेक्शन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये इशू कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस, लेकिन उस सिर्फ और सिर्फ एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे खुद से नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर इज को एक्सटेंसिव है और आपस में पैरेलल नहीं है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। ऑर्डिनेंसेज मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही वो ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन इंस्ट्रक्ट गवर्नर ऑन ऑर्डिनेंस मेकिंग पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, लाइक हेल्प कर सकते हैं। मतलब आफ्टर रीअसेंबलिंग बोथ हाउसेज मस्ट अप्रूव टू बिकम एक्ट। उसके बाद जैसे ही दोनों हाउसेज हमारे सेशन में आते हैं तो उनको 6 वीक के अंदर अंदर इसको अप्रूव कराना पड़ता है, तभी वो एक एक्ट बनता है। समझ आई? नाउ डिस्क्रिशनरी पावर इनके पास क्या है? देखिए, इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर 2 टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। एक तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर देता है, जैसे कि सबसे पहला है रिकमेंड करना प्रेसिडेंट रूल, कि ये प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड कर सकते हैं, तो ये भी इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, कब करें कब ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडजॉइनिंग यूटी, यूटी अपने साथ वाली यूटी की भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद दी है। साथ में बिल को रिजर्व करना प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, कौन से बिल को रिजर्व करना है कौन सा नहीं खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी है। साथ में इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, बेसिक है ये तो, खैर यहाँ पे भी आ सकती थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड, साथ में ये अपनी मर्जी से सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड भी बना सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे मतलब स्टेट्स में जहाँ पे भी इनको ज़रूरत लगती है। Where the governor takes a decision independently of his council of ministers or where he acts as a chief executive of the state under president rule, his actions are subject to scrutiny by the parliament। तो ये बेसिक सी चीज़ ये बोल रहा है कि कुछ नहीं, जब गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो फिर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट वो एक्ट करते हैं। जस्ट स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, हम पढ़ के आए थे ऑलरेडी। तो इस टाइम पे जो भी वो एक्ट वगैरह करते हैं तो इसको आप डिस्कस कर सकते हो पार्लियामेंट में, उसकी स्क्रूटनी की जा सकती है, कोई भी उसने गलत एक्शन तो नहीं करा है। इस तरीके से समझ आई ये चीज़, बेसिक थी, कुछ खास नहीं है। बाकी सिचुएशनल इनके पास भी होती है सेम ऐसी ही। अगर कोई सीएम को एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना हो, मेजोरिटी नहीं, डिसमिस करना हो, डिसॉल्व करना हो, तो ये इनके पास भी सिचुएशनल पावर है। बाकी इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में जो गिवन है, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल, जैसे कि हमारा दैट इज़ रिजर्व करना किसी बिल को, जैसे कि इन्फॉर्मेशन मांगना, जैसे कि सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड को लगवाना। वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट लाइक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, इस बार वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन किया था एंड देन अब नए वीपी आए थे तो इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में था, दैट मीन्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ तो लाइक अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, हमने अमेरिका से एक क्लाउज लिया है, लेकिन डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं इनको लोग, बट बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें हमारे बोथ हाउसेज ऑफ इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मतलब ऑल द एमपीज मिलके इलेक्ट करते हैं हमारे वीपी को। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे कोई भी स्टेट या यूटी का रोल नहीं होता है, जो कि हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में था। इलेक्शन सेम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्वालिफिकेशन ये 35 साल के होने चाहिए, क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, दैट इज़ वाई
कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनका नहीं होना चाहिए। टर्म की बात करूँ तो 5 साल का इनका टर्म हो सकता है, बाकी इनको रिमूव किया जा सकता है बाय रेजोल्यूशन, जो कि राज्यसभा खुद लेके आता है और स्पेशल मेजोरिटी से पास करता है। एंड देन लोकसभा भी उस पर सिंपल मेजोरिटी से अपनी हामी भरती है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस भी दिया जाता है। कोई ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस वजह से आप इनको निकाल सकते हो, बस ये बेसिक चीज़ें दे रखी है, निकालने का प्रोसेस बता रखा है कि राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा, फिर हमारा लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, इम्पीचमेंट हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट का। ये एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होते हैं हमारे राज्यसभा के, एंड पावर सिमिलर इनकी स्पीकर जैसी होती है। जब भी वैकेंसी आती है, जब भी सीट खाली होती है इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट में अगर खाली होती है जगह, तो तब ये आपको पता है प्रेसिडेंट बनते हैं फॉर द मैक्सिमम, लेकिन 6 महीने तक। ठीक है, वहीं पे अगर हम यूएस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो यूएस में क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट चला गया तो वीपी परमानेंट रिमेनिंग टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, 6 महीने तक मैक्सिमम रह सकता है, उसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन इलेक्टेड एज वीपी फॉर 2 टर्म्स। बेसिक सा फैक्ट बता रखा है, नथिंग टू। ठीक है, बेसिक चीज़ें देख ली हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, कुछ खास है नहीं, क्वालिफिकेशन दे रखी है, टर्म है, कौन इलेक्शन देता है, कैसे रिमूवल होगा। ठीक है, बस इतना ही है, नॉट वेरी मच। इनका रोल क्या है, एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, या फिर जब प्रेसिडेंट निकल जाए तो 6 महीने तक उनकी सीट पे बैठ सकता है, वैकेंट हो जाती है, तो दैट इज इट। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, क्या है, क्यों है? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो एड एंड एडवाइस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 74 कहता है। ये एक तरीके से, और उनकी जो एडवाइस होती है बाइंडिंग होती है टू द प्रेसिडेंट, दैट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन कोर्ट, जिसको आप कोर्ट में जाके इंक्वायर नहीं कर सकते, वो कुछ भी एडवाइस दे सकते हैं। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। पीएम के एडवाइस पे ये प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं, और तब तक ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक इनका प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ना हो, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे। बट क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से निकाल सकता है? नहीं, जब तक मेजोरिटी तब तक निकाल भी नहीं सकता। अब मिनिस्टर जो कि मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, वो 6 महीने तक, 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स तक मिनिस्टर बन सकता है, शेल सीज टू बी अ मिनिस्टर। समझ आए? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लोकसभा। इनकी आपको पता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब ये साथ में जवाब देते हैं लोकसभा को, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं लोकसभा तो इस साथ में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे के सारे रिज़ाइन करना पड़ता है इनको, और अगर पीएम रिज़ाइन कर देता है तो भी पूरा काउंसिल को एंड करना पड़ता है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव इंडिविजुअल मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अगर कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है, पीएम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को और वो रिमूव कर देगा। बेसिक चीज़ें। देखिए, 4 टाइप ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर, एट्सेट्रा। अब ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी ये लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। सैलरी अलाउंसेस पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा ऑफकोर्स। कैबिनेट क्या है, अपने आप में एक स्मॉल बॉडी है, इंपॉर्टेंट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर इतनी बड़ी बॉडी है तो उसका छोटा सा हिस्सा है जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको हम कैबिनेट कहते हैं। जो वर्ड कैबिनेट है वो मेंशन सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 में है। वो भी पता है कब हुआ था, जब 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये लिखा गया था कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए रिटर्न रिकमेंडेशन लगेगी हमारी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तब हमारा जो वर्ड है कैबिनेट आया था। उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही यूज़ हो रहा था। डिफिकेटेड मेंबर कैन नॉट बिकम मिनिस्टर अनलेस री इलेक्टेड। वो कह रहा है कि अगर जिस पे भी एंटी डिफेक्शन लग जाता है तो वो एंटी डिफेक्शन लगने वाला मेंबर दोबारा से री इलेक्ट होगा तभी मिनिस्टर बन सकता है, उसके अलावा नहीं। ये आरपीए का क्लॉज है। ऐसा इसलिए जो मिनिस्टर्स लालच में, मिनिस्टर बनने की लालच में बेसिकली मेंबर्स अपनी पार्टी चेंज करते हैं, तो उनको ये सबक सिखाने के लिए था। एनी मिनिस्टर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन एनी हाउस और कमेटी बट कांट वोट इफ़ ही इज़ नॉट अ मेंबर। ये दोनों ही हाउसेस में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहीं वोट करेंगे जाके मेंबर है। मिनिस्टर डिफाइंड इन सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट 1952 में मिनिस्टर कौन है इसको डिफाइन किया गया है। अब पीएम सीएम आपको पता है रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है कि रियल हेड स्टेट गवर्नमेंट है। पीएम का कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है सिलेक्शन के लिए, यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। होता क्या है, पीएम को अपॉइंट कौन करता है? यहाँ पे प्रेसिडेंट, यहाँ पे गवर्नर। और जनरली कन्वेंशन है कि जो भी लीडर होता है ना मेजोरिटी पार्टी का, उसको यहाँ पे बना देते हैं पीएम, और अगर कोई भी मेजोरिटी नहीं होती फिर प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन है। सेम ईयर, टर्म फिक्स नहीं है,
ये होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सेम टर्म इनका भी फिक्स नहीं है, ये भी प्लेजर ऑफ द गवर्नर तक ही होल्ड करते हैं। जब तक मेजोरिटी है वेल इनको डिसमिस नहीं किया जा सकता, जैसे मेजोरिटी गई दे कैन बी डिसमिस्ड। ये भी ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने, ये भी ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी लेते हैं हमारे गवर्नर के सामने। सैलरी अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करता है, इनका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जनरली सेम ही है और बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से पढ़ रही हूँ थोड़ा सा। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करूँ, सेम है, दोनों में सेम है, ठीक है। जैसे कि अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को, आपको पता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पीएम और सीएम ही अपॉइंट कराते हैं। साथ में मिनिस्टर को बोल सकते हैं रिज़ाइन करो, साथ में जो भी मीटिंग्स होती है उसके ऊपर भी ये क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का काम करते हैं प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, सेम गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, यहाँ पे ये सीएम है, यहाँ पे हमारा पीएम है। ये प्रेसिडेंट को या गवर्नर को भी एडवाइस करते हैं जो अपॉइंटमेंट होती है ना इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की स्टेट में, ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को सम्मन एंड प्रोरोगेट कब करना है पार्लियामेंट को, सेम ये भी गवर्नर को एडवाइस कर रहे हैं कि कब सम्मन करना है, कब प्रोरोगेट करना है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। ये डिसोल्यूशन का भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सेम ही कैन ऑल्सो। बाकी चेयरपर्सन होते हैं, बाकी जैसे पीएम की बात करें तो नीति आयोग के हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल है, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर कमांड, बहुत सारी चीज़ों के होते हैं। 2 बार इसको पढ़ लेना, बाकी तो कुछ ज़्यादा रटना नहीं है जो। लेकिन अगर पीएम किसी भी बॉडी के चेयरमैन हैं, वो न्यूज़ में है, तो उसको ज़रूर रटना है, ठीक है। ये भी हमारे से स्टेट प्लानिंग बोर्ड में वाइस चेयरमैन होते हैं, हमारे जोनल काउंसिल के रोटेशन वाइज, और मेंबर्स रहते हैं इंटर स्टेट काउंसिल में, ऑलरेडी ये पढ़ के आए तो मैं। ड्यूटीज़ सेम ही इनकी भी ऑलमोस्ट, ठीक है, बस आर्टिकल याद रखो 78 या 167। ये इनको भी इनका मेन काम होता है कम्युनिकेट करना प्रेसिडेंट को जितने भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिए हैं, जो भी डिसीजन ले रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उनको कम्युनिकेट करना टू द गवर्नर टू द प्रेसिडेंट। ये इन्फॉर्मेशन देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग जो भी प्रेसिडेंट पूछता है या फिर यहाँ पे जो भी गवर्नर पूछता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सबमिट कर सकता है फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द मिनिस्टर बट हैज़ नॉट कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। मतलब कोई मिनिस्टर ने कोई डिसीज़न ले लिया है किसी पार्टिकुलर पॉलिसी पे, तो प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दोबारा से बैठो और प्रॉपर्ली डिसीजन लो, सिर्फ एक मिनिस्टर डिसीजन नहीं ले सकता। तो बेसिस चीज़ें से सेम गवर्नर भी कर सकता है। ये इनकी मेन ड्यूटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है। ये इनकी पावर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। दैट इज़ इट। दिस वे वी हैव डन द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ बोथ पीएम सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक क्लॉज और था यहाँ पे, शायद वो मैंने पढ़ा नहीं है, फिर ऐसा नहीं हो सकता। यस, ये देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मैक्सिमम 15% ऑफ द लोअर हाउस हो सकते हैं। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया, देखो 3 बार आ चुका है, तो दैट इज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों किया गया था? देखिए ऐसा इसलिए किया गया था कि सो दैट जो ये मिनिस्टर्स का लालच था ना, वो मिनिस्टर्स का लालच, मिनिस्टर बनने का लालच के चलते एंटी डिफेक्शन लॉ आया था कि पार्टी बार बार बदल रहे थे। एक पार्टी बोली थी मैं आपको मिनिस्टर बना दूंगा, मेरी तरफ आ जाओ। तो ये जो चक्कर है, इसके लिए बेसिकली ये क्लॉज लाया गया था। बेसिक सी चीज़ें, ज़्यादा इसमें मूड नहीं मानना है। बाकी देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे ना, जब प्रीलिम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्या इंपॉर्टेंट है हमें पता चल जाएगा। बाकी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा बहुत कह सकते हैं गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, उसका मिसयूज़, उसके साथ क्या इशू है, उससे ही रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आया अभी तक, ठीक है। बाकी आई विल से बार बार वीडियोस को देखना है, रिकॉल करना है, रिवाइज़ करना है ना, रिकॉल रिवाइज सब कुछ करते हुए चलना है बार बार, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको लिखते हुए चलना है, कुछ याद नहीं रह रहा उसको लिखते हुए चलना है, बार बार रिवाइज़ करेंगे, बार बार वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे, रिवीजन पे रिवीजन करेंगे, सो एवरीथिंग विल बिकम ईजी एंड ईजियर, ईजिएस्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं इसलिए।